दोस्तों उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत यूनिक है हमारा। वो इसलिए भी यूनिक है कि जो मैं आज टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ, ये यूजुअली हम टॉपिक डिस्कस करने से शर्माते हैं, झिझक थोड़ी रखते हैं, हेजिटेशन हम फील करते हैं। आज हम बात करेंगे कि प्राइवेट पार्ट्स या इंटीमेट एरियाज़ की स्किन कम्प्लेक्शन को लाइटन अप हम किस तरह कर सकते हैं, कम्प्लेक्शन को किस तरह बेहतर कर सकते हैं होम रेमेडी के साथ। आपको पता है कि होम रेमेडी में हम नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, जिनके बेनिफिट्स ही होते हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पे ये मैं मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि आप बाज़ार से भी प्रोडक्ट कुछ इस तरह की लेते हो तो बहुत झिझक के साथ, किसी से अगर आपने पूछना है इसके बारे में तो वो भी आप झिझक रखते हो, और इन मसाइल को आप अपनी एज के साथ, टाइम के साथ आप जो है ना उन पे कंप्रोमाइज़ करते हो। तो इस तरह की झिझक हमें रखने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि ये बहुत ही एक यूनिक टॉपिक है, इस पे बात होनी चाहिए कि प्राइवेट पार्ट्स की कम्प्लेक्शन को आप किस तरह लाइटन कर सकते हो, या ख़ास तौर पे आपके अंडर आर्म्स एरियाज़ हैं, इनर थाई के एरियाज़ हैं या इंटीमेट एरियाज़ हैं, उनमें डार्क पैचेस बन जाते हैं। तो वहाँ पे हमें ज़रूरत है इस तरह की रेमेडीज़ यूज़ करने की, ना हम बाज़ार से कुछ इस तरह की चीज़ मंगवाएं। कॉस्ट में भी इशू है लेने में भी हेजिटेशन है। तो क्यों ना घर में हम रह के ऐसी रेमेडी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बनानी भी बहुत आसान है और जिसको यूज़ करना भी बहुत आसान है, और 100% यकीनी रिज़ल्ट है उसके साथ। सबसे पहले हम रीज़न्स को देख लेते हैं कि जो हमारे इंटीमेट एरियाज़ हैं उनमें डार्क कम्प्लेक्शन क्यों हो जाता है। क्योंकि रीज़न्स को जानना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर हम रीज़न को रूट आउट कर लेंगे, उसको प्रिवेंट हम कर सकते हैं, फर्दर भी हम बच सकते हैं। अगर डेवलप हो चुके हैं उसके लिए तो होम रेमेडी है ही, लेकिन ये आइंदा डेवलप ना हो फ्यूचर के लिए, तो रीज़न्स जानना इसलिए भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है दैट इज़ फ्रिक्शन। क्योंकि हमारे एरियाज़ ये इस तरह के हैं, जिस तरह इनर थाई है और जिस तरह की ग्रोइन एरियाज़ या हमारी अंडर आर्म्स वगैरह हैं, इसमें हमारी बॉडी की फ्रिक्शन भी जो है बहुत ज़्यादा होती है चलने में, फिरने में। और फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे आपको पता है कि जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कि वह हवादार हिस्से नहीं होते जिस्म के, तो वहाँ पे जो हमारे डेड सेल की एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो अल्टीमेटली हमारी स्किन पोर्स जो होती हैं वो क्लॉग होना स्टार्ट हो जाती हैं, और वहाँ पे मेलानिन प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और डार्क पैचेस बन जाते हैं, जिनको हम रूट आउट करने ना करें, कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, किसी से डिस्कस भी नहीं करते, मार्केट से भी छुप छुपा के हम प्रोडक्ट लेते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रिक्शन इसका एक मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न है। मेरी नज़र में जो सेकंड रीज़न है दैट इज़ स्वेटिंग, और वो भी एक्सेसिव स्वेटिंग। ख़ास तौर पे बहुत सारे लोगों में स्वेटिंग का जो है वो टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। उनकी बॉडी इस तरह की होती है कि उनको स्वेटिंग एक्सेसिव होती है, और फिर क्योंकि हवादार हिस्से नहीं होते ये जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं या इनर थाइज़ हैं या हमारे अंडर आर्म्स हैं, तो वहाँ पे स्वेटिंग जो है वो ड्राई भी नहीं हो सकती जल्दी। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे बनते हैं। आपके जो पोर्स हैं वो इस स्वेटिंग की वजह से, और फिर इम्प्यूरिटीज़ भी वहाँ पे इकट्ठी हो रही होती हैं, वो क्लॉग हो जाते हैं। जब क्लॉगिंग होती है तो फिर आगे की कहानी जो है वो आपको पता ही है कि वहाँ एक्नी भी हो जाती है, दाने भी बन जाते हैं, वहाँ पे पैचेस भी बन जाते हैं। तो एक्सेसिव स्वेटिंग से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। एक तो कपड़े कुछ इस तरह के पहनने चाहिए, जिस तरह मैं फ्रिक्शन में भी बात कर रहा था कि आउटफिट हमारा जो होता है बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले आजकल चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन भी उससे ज़्यादा होती है और स्वेटिंग भी उससे ज़्यादा होती है। तो इससे थोड़ा सा हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आप एंटी परस्पिरेंट यूज़ कर सकते हैं, ड्यूडेरेंट भी अवेलेबल है जो कि आपकी स्वेटिंग जो है उसको थोड़ा सा कम करने में मदद देते हैं। या अगर एक्सेसिव स्वेटिंग के जहाँ पे मसले हैं तो मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होने से इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको बचा सकती हैं। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये होती है कि जो हेयर रिमूवल क्रीम्स हम यूज़ करते हैं, समटाइम तो सब स्टैंडर्ड किस्म की क्रीम्स यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन अगर आप अच्छी क्रीम भी यूज़ कर लेते हो तो उसमें भी कुछ केमिकल इस तरह के इंग्रेडिएंट में एड्स होते हैं जो कि आपका पर्पस तो सर्व कर देते हैं, हेयर की रिमूवल तो 100% यकीनी हो जाती है, लेकिन वहाँ पे वो आपकी स्किन को डार्क पैचेस में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, आपकी स्किन वहाँ पे डार्क होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। मसलन आप अगर ब्लेडिंग भी कर रहे हो, रेज़र भी यूज़ कर रहे हो, तो आप उसमें भी थोड़ा सा केयरफुल रहें, और इस तरह की क्रीम्स को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करें जिनमें ये टेंडेंसी कम है कि वो आपके कम्प्लेक्शन को, इन एरियाज़ को डार्क ना करें। और मज़ीद मल्टीपल रीजंस में आपकी एज भी है। जैसे जैसे ग्रोइंग एज में आप जाते हो तो डेफिनेटली टेंडेंसी डार्क पैचेस की वहाँ पे बनना ज़्यादा हो जाती है, और जेनेटिक्स भी है, आप इनहेरिट भी कर रहे होते हैं कुछ चीज़ों को, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। एज को भी हम डिफ़ाई नहीं कर सकते, जेनेटिक अगर इनहेरिटेंस किसी चीज़ की है तो उनको भी हम डिफ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन जो
पिछली वाली रीजंस मैं बता चुका हूँ, उनको हम किसी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। डायरेक्टली इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए होगा, क्योंकि आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे कि इंग्रेडिएंट डिस्कशन हो। सबसे पहले हमें नेचुरल एक्सफोलिएटर चाहिए होगा, जिस तरह के हम शुगर को यूज़ कर लेते हैं। शुगर बहुत अच्छा जो है वो नेचुरल एक्सफोलिएटर होता है। शुगर वाइट हो या ब्राउन हो, दोनों सेम किस्म की प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती हैं। जिस तरह मैं शुरू में बता चुका हूँ कि डेड सेल जो हैं उनकी जो जमा हो चुके हैं आपके इंटीमेट एरियाज़ में, इनर थाइज़ में, आपके अंडर आर्म्स में, वो डेड सेल की एक्यूमुलेशन को हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक्सफोलिएशन प्रोसेस के लिए हमें कोई इंग्रेडिएंट चाहिए। तो नेचुरल एक्सफोलिएटर जो कि घर में मौजूद है, बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है। वो आपको 2 चम्मच जो है आपने शुगर लेनी है। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट बड़ा कॉमन है, वो है दही। दही आपने 1 चम्मच लेना है। दही जो है वो आपको पता है कि स्किन वाइटनिंग के लिए भी यूज़ होता है, और दही यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि इसमें भी एक्सफोलिएशन की टेंडेंसी होती है। दही में ये आपके डेड सेल की रिमूवल बेहतरीन करेगा, और इसके साथ साथ जो डेड सेल रिमूव होने के बाद एक सेल का साइकिल होता है, जो न्यू सेल की ग्रोथ है, दही उसको भी बड़ा अच्छा फैसिलिटेट करता है। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल एक तो मॉइस्चर बहुत अच्छा देता है, मॉइस्चर की हमें ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे हम उसको इसलिए ऐड कर रहे हैं कि ऑलिव ऑयल की एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फेक्टिव जो है प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं। अब डेड सेल एक्यूमुलेशन वहाँ पे हो चुकी है, पोर्स भी क्लॉग हो चुके हैं, बैक्टीरिया भी वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं, फंगस भी हो सकती है मौजूद, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें ऐसा इंग्रेडिएंट चाहिए जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दे, एंटी इन्फेक्टिव इफेक्ट दे, कि अगर वहाँ पे एक्यूमुलेशन कोई हो भी चुकी है किसी चीज़ की, तो वो बैक्टीरिया को किल कर देगा या इस तरह की चीज़ों को किल कर देगा, ताकि कोई मज़ीद कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो सके। हमारा फाइनल एंड फोर्थ इंग्रेडिएंट इज़ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के अंदर आपको पता है कि हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पे हम उसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि उसकी सूदिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हमारे इन एरियाज़ में सूदिंग इफेक्ट हमें लाजमी चाहिए होता है। और साथ में इसलिए एड ऑन भी इसको एलोवेरा को किया जा रहा है कि आपके बड़ा कॉमन होगा जहाँ पे डार्क पैचेस आपके बन चुके हैं, अंडर आर्म्स में अगर देखें, इनर थाइज़ में अगर देखें, या आपने इंटीमेट एरियाज़ में देखें, तो वहाँ पे स्कार्स भी बन जाते हैं, क्योंकि दाने बनते हैं, दाने ख़त्म होते हैं, एक्नी बनती है, पिंपल्स बनते हैं, वहाँ पे वो ख़त्म होते हैं, तो स्कार्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। और एलोवेरा जेल एंटी स्कार प्रॉपर्टीज़ बेहतरीन रखती है, इसलिए हम इसमें एलोवेरा जेल जो है वो 1 चम्मच ऐड करेंगे। तो जी इंग्रेडिएंट्स आपके पास आ गए हैं, आपने अब इनको बनाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको 3 प्रिकॉशंस बताना चाह रहा हूँ, 3 पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ। उनका ख्याल आपने लाजमी रखना है, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव पार्ट्स हैं हमारे, और बहुत सेंसिटिव किस्म की यहाँ पे स्किन होती है, सेल्स होते हैं। तो हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले जब आपने इसको बनाना है, उसके बाद आपने एक पैच टेस्ट करना है। अपने स्किन के किसी हिस्से पे भी उसको लगा लें 10-15 मिनट के लिए। पैच टेस्ट आप लाजमी किया करें। उससे ये होगा कि आपकी स्किन खुदा न खास्ता इनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट से अगर सेंसिटिव है, तो वो पैच टेस्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। समटाइम ये होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि पैच टेस्ट बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन एहतियाती तौर पे हमें पैच टेस्ट यहाँ पे लाजमी करना है। दूसरा पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने बहुत जेंटली इसको अप्लाई करना है, बहुत जेंटली लगाना है, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ कि ये स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है, और अगर एक्स्ट्रा रबिंग करेंगे, एक्स्ट्रा मसाज करने की कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा स्क्रबिंग करेंगे, तो उल्टा वो काम ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छे अंदाज से, बहुत ही जेंटली आपने इसको अप्लाई करना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि आपने मॉइस्चराइज़र जो है वो बाद में लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि टेंडेंसी ये हो सकती है इसमें कि आपकी स्किन जो है वो ज़ाहिर बात है वहाँ से अगर क्लॉग्स क्लियर हो चुकी हैं, और हमने मॉइस्चर देने की भी वहाँ पे ट्राई की, इंग्रेडिएंट ऐसे ऐड हुए हैं, लेकिन अगर ड्राइनेस वहाँ पे थोड़ी सी भी रहेगी, तो कुछ चांसेस होते हैं कि आपकी स्किन इरिटेशन हो सके, वहाँ पे रेडनेस ना हो जाए। तो इसलिए आपने इसको यूज़ करके, इस होम रेमेडी को, मॉइस्चर जो है वो लाजमी आपने यूज़ करना है। तो अब आपके सामने ये चारों इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें 2 चम्मच आपने शुगर ली है, 1 चम्मच दही लिया है, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल है, और 1 चम्मच आपने एलोवेरा जेल ली है। अब आप बेहतरीन तरीके से इसको मिक्स कर लें। इसको मिक्स करने में आपको 2-3 मिनट लगेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप शुगर जो है वो डेफिनेटली वो थोड़ा सा टाइम लेगी, या आप शुगर को थोड़ा सा पीस लें, या पीसी हुई शुगर है आपके पास तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने इसको लगाना है बड़े सेंसिटिव एरिया पे, और शुगर आपको पता है कि वो थोड़ा सा इरिटेशन उसके साथ हो सकती है। अगर आप एक्स्ट्रा
स्क्रबिंग करेंगे और अच्छे तरीके से आपने मिक्स भी नहीं किया हुआ, शुगर डिज़ोल्व भी नहीं अगर हुई, तो वो थोड़ी सी वहाँ पे इरिटेशन क्रिएट हो सकती है, इचिंग हो सकती है, इस तरह का मसला हो सकता है। तो इसलिए एहतियाती तौर पे आप बड़े अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें, चारों इंग्रेडिएंट्स को, और मिक्स करने के बाद वो जो आपके पास एक पेस्ट बन जाएगा, वो आप अपने अंडर आर्म्स, इनर थाइस पे या इंटीमेट एरिया पे बहुत जेंटली उसका आपने मसाज करना है। बेहतरीन तरीके से मसाज करें उसका, अपनी तसल्ली करें और उसके बाद 10 मिनट के लिए उसको छोड़ दें। 10 मिनट के बाद जब थोड़ा-सा वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर अपने हाथों को गीला करें। गीला करके जहाँ-जहाँ पे आपने लगाया दोबारा से वहाँ पे मसाज करें। आहिस्ता से मसाज करके फिर आप उसके बाद उसको धो सकते हैं। वाटर के साथ आप नहा लें बेहतरीन तरीके से। और आपको यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये हाइजीन रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो इसलिए अपनी हाइजीन का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। तो क्योंकि हाइजीन का हम ख़्याल नहीं रखते, नहाने में थोड़ी-सी हमें परेशानी है, और अगर इस तरह जल्दी कपड़े भी हम नहीं बदलते और बाहर आना-जाना और 100 मसले मसाइल इस तरह के होते हैं, तो ये चीज़ें बार-बार होती रहेंगी। जो रीज़न्स मैंने बयान की हैं, उनको थोड़ा-सा प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर ये डेवलप हो चुकी हैं, तो होम रेमेडी हम आपको बता चुके हैं। तो इसको आप करें तो यकीन मानें आपको एक बार करने से ही क्लियरली डिफ़रेंस फ़ील होगा। आप इंटीमेट एरियाज़ जो हैं, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनकी केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे कोई भी अगर स्किन कंडीशन डेवलप हो जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने के चांस होते हैं। तो इस तरह की मज़ीद भी होम रेमेडीज़ पे हम बात करते रहेंगे। तो इनको देखने के लिए एम्फोरिया के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें और ये वीडियो लाजमी शेयर करें, क्योंकि इसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो लाजमी इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। घर में बैठ के बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी चीज़ें हैं सारी, ऑलमोस्ट फ्री वाला हिसाब है, आपका मसला हल हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए।